तो मामा लोग हाल ही में 3 बड़ी फिल्मों को ओटीटी पर रिलीज किया गया, जिसमें से पहला है जॉन अब्राहम की तेहरान, दूसरा है टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल और तीसरा है ब्रैड पिट का F1 द मूवी। जिसमें से जो 2 मूवी है मिशन इम्पॉसिबल और F1 उसको सक्सेसफुल थिएटर रन के बाद ओटीटी पर रिलीज किया गया, लेकिन वहीं पे तेहरान को डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज किया गया है, इसे थिएटर में रिलीज नहीं किया गया। और मैं ना इससे थोड़ा सा हैरान हूँ, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तेहरान से शुरू करते हैं। 14 अगस्त को जहां पर लोग कूली और वॉर 2 को देखने के लिए थिएटर में टिकट बुक कर रहे थे, वहीं पे तेहरान के मेकर्स ने G5 पे तेहरान को रिलीज कर दिया। अब कूली या वॉर 2 कैसी है इसके बारे में तो बहुत बात हो गया, 2-3 वीडियो तो मैंने ही बना दिया है। लेकिन अगर तेहरान की बात करें तो शायद कूली और वॉर 2 ये दोनों ही फिल्में अपने एक्सपेक्टेशन पे खड़ी ना उतर पाई हो, लेकिन तेहरान आपको उम्मीद से ज्यादा इंप्रेस कर देगा। इस पिक्चर में लीड में है जॉन अब्राहम, मनुषी चिल्लर और नीरू बाजवा, और ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि बेस्ड है 2012 में हुए इजरायली डिप्लोमेट के अटैक के ऊपर। वैसे इसे बनाया है मैडॉक फिल्म ने, और क्योंकि इसे मैडॉक वालों ने बनाया है तो एक मोटा मोटी अंदाजा था कि ये पिक्चर किस तरह की होने वाली है। जहां पर अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये 2012 में हुए इजरायली डिप्लोमेट के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट की कहानी है, और जिस तरह से वो पूरा ब्लास्ट वाला शॉट दिखाया गया ना, वो दिखने में बहुत ज्यादा सॉलिड है। जहां पर सब कुछ रुका हुआ और फिर कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसके बाद जस्ट आगे बढ़कर 360 डिग्री का शॉट लेता है और फिर वो ब्लास्ट होता है। भाई मान गए गुरु, वहां पे कैमरामैन ने ना बहुत अच्छा काम किया है, वन ऑफ माई फेवरेट शॉट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी ब्लास्ट में एक छोटी सी बच्ची जो कि फूल बेच रही होती है फुटपाथ पे, वो मारी जाती है। जिसके बाद इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एसीपी राजीव कुमार मतलब जॉन अब्राहम के कैरेक्टर को असाइन किया जाता है, जो कि एक इमोशनल पुलिस वाले हैं और काफी हद तक ना चीजों को अपने से इमोशनली जोड़ कर देखते हैं। अब इसके बाद क्योंकि इसमें एक लड़की मरी है तो उसको इमोशनली लेकर इस केस को भी हमारा हीरो राजीव कुमार पर्सनल लेवल पे जाकर केस को सॉल्व करने लगता है, और जिसकी वजह से एक मासूम की जान गई उसका बदला लेता है। अब ये सब पूरा कैसे होता है इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। अब अगर आप इसके पूरे टोटल रन टाइम को देखने जाओगे ना तो ये 2 घंटे से भी छोटी मूवी है। एग्जैक्ट टाइमिंग 1 घंटे 55 मिनट की मूवी है ये, और इस पूरे टाइम में कोई भी बकवास नहीं, कोई फालतू का गाना नहीं, कोई फालतू का ड्रामा नहीं। एक इंसिडेंट से मूवी का पूरा प्लॉट सेट होता है और उसी को फॉलो करते हुए मूवी खत्म हो जाती है। वैसे मुझे एक प्रॉब्लम लगा इसके लैंग्वेज को लेकर, मतलब वैसे तो मूवी को हिंदी में रिलीज किया गया, लेकिन फिर भी तुम बिना सबटाइटल के मूवी को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि 1 घंटे 55 मिनट की मूवी में लगभग 30 से 35 मिनट का शॉट ऐसा है ना जो कि ईरानियन लैंग्वेज में चल रहा है, मतलब फारसी लैंग्वेज में, उसका डब नहीं किया गया है। जहां पर यह तो समझ आ रहा है कि इसके मेकर इसके ऑथेंटिसिटी को देखते हुए इसके फारसी लैंग्वेज वाले शॉट का हिंदी या फिर इंग्लिश में डब नहीं किया, लेकिन फिर भी ये मूवी पब्लिक के लिए बनाई जा रही है, पब्लिक को समझने के लिए बनाई जा रही है, तो मेरे हिसाब से इसका प्रॉपर हिंदी डब होना चाहिए था। वैसे जितने भी एक्टर है इस फिल्म में उन सब का एक्टिंग बहुत अच्छा है, खासकर जॉन अब्राहम, भाई बंदे को एक्टिंग तो आती है, और इस तरह के फिल्मों में वो बार बार दिखाते हैं कि उनके अंदर में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। और इसी चीज को देख कर ना मैं कुछ हद तक शॉक भी था कि भाई इस फिल्म को मैडॉक वाले ने थिएटर में क्यों नहीं रिलीज किया। मतलब मामा मूवी में उतना पोटेंशियल था कि पब्लिक को थिएटर तक खींच कर ला सकता है, और अगर ये हाइप वाइप या फिर बड़े स्टार पावर को हटा दो ना तो मूवी कुछ हद तक कूली और वॉर 2 दोनों से अच्छी है। वैसे आप बताओ क्या आपने इस मूवी को देख लिया या फिर देखने का सोच रहे हो? मैं इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूंगा। उसके बाद मैंने अगली मूवी टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल को देखा, जो इस फ्रेंचाइज की 8वीं फिल्म है, और यहाँ तक ना बहुत ही कम फिल्में पहुंची है। जहां पर हैरी पॉटर अपने 8वें पार्ट तक आते आते खत्म हो जाती है, वहीं पर फास्ट एंड फ्यूरियस ने अपना मजाक बनाकर रख दिया था 8वें पार्ट तक आते आते। लेकिन मिशन इम्पॉसिबल के केस में ना ये क्लियर नहीं है कि इसका आखिरी मूवी है, मे बी शायद इसका आगे भी पार्ट आए या फिर ना भी आ सकता है। लेकिन एक कंफ्यूजन जो लोगों को ये है कि क्या इस मूवी को समझने के लिए पिछले 7 पार्ट को देखना पड़ेगा? तो भाई मिशन इम्पॉसिबल का ना कोई भी मूवी उस तरह से कनेक्टेड नहीं है कि बिना पिछले को देखे समझ ना आए, लेकिन इस मूवी का जो 7वां पार्ट है ना उससे ये मूवी डायरेक्ट कनेक्टेड है। मतलब एक ही मूवी एक ही प्लॉट को 2 अलग अलग पार्ट में काट दिया गया है। एक हमें देखने को मिला पार्ट 7, दूसरा ये है पार्ट 8। डेड रेकनिंग पार्ट 1 जो कि 2023 में थी, उसी का डायरेक्ट सीक्वल है द फाइनल रेकनिंग के नाम से। वैसे अगर मूवी के स्टोरी के बारे में बात करें तो शुरू में ही टॉम क्रूज के कैरेक्टर ईथन हंट के सारे किए गए कारनामों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद पिछले मूवी का थोड़ा सा डिटेल दिया जाता है, और उसके बाद भाई जिस लेवल का इन लोगों ने एक्शन किया है भाई माइंड ब्लोइंग। पिक्चर का जो मेन प्लॉट है ना वो पिछले पार्ट से ही सेट है, जहां पर एक एआई है वजूद के नाम से जो बहुत पावरफुल है, बहुत स्मार्ट है, और वो पूरे दुनिया पे अपना कंट्रोल जमाना चाहता है, जिसको रोकने के लिए हमारे ईथन हंट भैया चार्ज को अपने हाथ में लेते हैं और फिर एक एक करके अपने काम को अंजाम देते हैं अपने टीम के साथ। जहां पर इस मूवी का जो मेन सेलिंग पॉइंट था ना वो था इसका एक्शन, और इसी की वजह से ये मूवी $600 बिलियन की कमाई की है बॉक्स ऑफिस पे। और भाई जितना भी एक्शन दिखाया है ना इस मूवी में, भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एक्शन। मतलब स्क्रीन पे जब भी एक्शन चलेगा ना तुम्हें सीट से वो बांधे रखेगा। जिसमें एक सबमरीन वाला सीन है, और ये पूरा सीन जो है ना ये 15 से 20 मिनट का है, और जिस तरह से उस पूरे सीन को दिखाया ना मामा वो बहुत तगड़ा है यार। पूरे सीन में ना ऐसा लग रहा है कि मैं खुद उस सिचुएशन में हूँ। वो डर एक सुनसान जगह पे 300 फीट आई गेस पानी के अंदर में, और वो जो पूरा सबमरीन है वो रोल कर रहा है धीरे धीरे, जो कि खाई की तरफ जा रहा
रहा है भाई, एक तरह का ट्रॉमा है। मतलब तुम ना पैनिक फील करोगे वहां पे कि भाई ये शायद मेरे साथ हो रहा, आप उस तरह से पैनिक हो जाओगे। भाई मेरे लिए सबसे ज्यादा पैनिक सिचुएशन था जब वो सबमरीन धीरे धीरे रोल करता है खाई की तरफ। और भाई सच में यार मैंने इस सीन को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मतलब पूरे मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट वो 15 से 20 मिनट, ऐसा लग रहा है ना कि स्क्रीन से आपके नजर ही नहीं मिलेगी। और भाई जिसने भी इसको आईमैक्स में देखा होगा ना, भाई माइंड ब्लोइंग लेवल का सीन था ये पूरा। मजा आ गया यार, मजा आ गया, सच में मजा आ गया। ओवरऑल मूवी अच्छी है, मैंने काफी हद तक एंजॉय किया, खास करके इसके एक्शन सीक्वेंस को। इसमें एक प्लेन वाला भी एक्शन सीन है लगभग 10 मिनट का, वो भी काफी ज्यादा सॉलिड है। लेकिन अगर इसके पिछले पार्ट से कंपेयर करोगे ना तो स्टोरी वाइज उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। फर्स्ट हाफ में तो मोटा मोटी चीजों को एक्सप्लेन करने में ही लगा देती है, वहीं पर सेकंड हाफ में जब इसका पूरा एक्शन सीक्वेंस चालू होता है तब देखने में मूवी काफी अच्छा लगता है। मैं इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूंगा, खास करके 2 सीन के लिए। एक तो पूरा सबमरीन वाला सीन जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, उसके बाद दूसरा था प्लेन वाला सीन। दोनों ही एक्शंस बहुत अच्छे थे यार, मजा आया देखकर। तो अब बात कर लेते हैं आखिरी फिल्म की, जो कि है ब्रैड पिट की F1 द मूवी। तो मामा लोग बचपन से लेके अब तक ना हम लोगों ने बहुत सारा रेसिंग गेम खेला, और ये जो मूवी है ना उसी याद को ताजा कर देता है। F1 एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी है जिसमें मेनली रेसिंग की दुनिया को दिखाया गया, और इसमें लीड में है ब्रैड पिट। जहां पर अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो ये 2 रेसर की कहानी को दिखाता है, जहां पर एक रेसर बाप की उम्र का है जो कि ब्रैड पिट, दूसरा बेटे की उम्र का है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो एज गैप है ना वो मूवी की स्टोरी में भी देखने को मिलता है। और भाई ये सिर्फ कोई मूवी नहीं है, ये कहानी है एक इमोशन का, रेस हारने का, रेस से बाहर होने का। तो अगर आपने कभी बाइक से भी रेसिंग की है ना तो आपको वो फील होगा कि किस तरह से लोग सोचते हैं और कैसा जुनून होता है उस रेस को जीतने का, और जब आप हारते हो तो कैसा आपको लगता है। जहां पर शुरू में तो दोनों रेसर अलग अलग सोच रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ता है और इनके बैक स्टोरी को दिखाया जाता है उसके बाद फिर मजा आता है मेन मूवी देखने में। और भाई मूवी के क्लाइमेक्स में तो एकदम फाड़ देते हैं। वैसे एक टिप है इस मूवी को देखने से पहले कि अगर आप F1 रेसिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते ना, या फिर कैसे काम करता वो नहीं जानते, तो F1 की जो टेक्निकल चीजें होती है ना उसको देख लेना, नहीं तो पिक्चर शायद ऊपर से निकल जाए, क्योंकि सेकंड हाफ में ना काफी चीजें टेक्निकल है। वो अगर तुम देख कर जाओगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। ओवरऑल मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, खास करके हैंस जिमर का जो बैकग्राउंड स्कोर है ना वो मूवी में एक अलग ही लेवल का जान डाल देता है। मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार देना चाहूंगा। वैसे आपने इन तीनों फिल्मों में से कौन कौन सा देख रखा है कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर दो मामा लोग। क्या कर रहे हो यार, मतलब एक सब्सक्राइब के लिए इतना बोलना पड़ेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, खाओ पियो घूमो मौज करो। जय हिंद।